तो अभी तक हमने देखा था कि लू और बाकी सभी वहाँ से वापस आने के लिए निकल गए थे, इसलिए आखिर में स्याओ फान लिटिल मंकी के साथ में वहाँ से चला गया था। इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि स्याओ फान के आर्मी के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक हुआ था और इसलिए उसके सभी सोल्जर इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनमें से एक सोल्जर किसी तरह से जिंदा बच गया था और इसलिए जब वो अपने आसपास देखता है तो इसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना चाहता था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके आसपास में कोई घूमने लगा था, जिसकी वजह से इसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर अपने आसपास में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और फिर हम देखते हैं कि वो एक जगह पर जाकर आराम करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फिशमैन आ गए थे और वे तुरंत इसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार देते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि स्याओ फान भी यहाँ पर आ गया था और इसलिए वो तुरंत इनके ऊपर अटैक कर देता है। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सभी फिशमैन काफी डर गए होते हैं और फिर वो तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि स्याओ फान काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि यहाँ पर इसमें उसके बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि स्याओ फान का एक आदमी यहाँ पर आ गया था और वो कहने लगता है कि जैसे ही आप डेथ मार्स के अंदर एंटर हुए थे तभी उसी समय हमारे लोगों के ऊपर फिशमैन ने अटैक कर दिया, लेकिन असल में उनकी स्किन बहुत ही मोटी थी और उसके अलावा वे वाटर के अंदर बहुत ही आसानी से मूव भी कर सकते थे। इसी वजह से हमारे लोग उनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और इसीलिए हमारे बहुत सारे सोल्जर इसमें मारे गए। तभी स्याओ फान इसे पूछता है कि सासिंग कहाँ पर है। तब इस पर वो इसे बताता है कि सासिंग फिशमैन के ग्रुप का पीछा करने के लिए गया हुआ है, जहाँ पर कि मैंने भी उनके साथ में उनका पीछा करने का कोशिश किया था, लेकिन असल में मैं उसमें फेल हो गया। लेकिन फिर वो इसे बताने लगता है कि मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है और मुझे पता चला कि हे हुआन सेक्ट के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जबकि थाउजेंड पॉइजन सेक्ट किसी वजह से पहले से ही यहाँ से निकल गए हैं। तब इस पर स्याओ फान उससे पूछता है कि क्या मेरे आने से पहले सेक्ट मास्टर यहाँ पर आए थे। तब इस पर उसका आदमी उसे हाँ में जवाब देता है, जिसके बारे में जानकर स्याओ फान इसे पूछता है कि उन्होंने क्या कहा था। तब उस पर उसका आदमी बताता है कि उन्होंने कहा था कि अब यहाँ की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर स्याओ फान इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो अपने आदमी से कहता है कि अब यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और इसलिए तुम सभी को लेकर यहाँ से मानपुची में वापस चले जाओ। लेकिन तभी उसका आदमी उससे पूछता है कि आपके बारे में क्या। तब इस पर स्याओ फान कहता है कि हमें फिशमैन के ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसके अलावा उन्होंने तो हमारे बहुत सारे लोगों को भी मार दिया, इसलिए मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर करूंगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि गांव ने हुआन को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसके बारे में जानकर हुआन सेक्ट मास्टर नियान के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम तो अभी बहुत यंग हो और इसलिए तुम्हें इसके बारे में क्या ही समझ आएगा। तब इस पर हुआन गुस्सा होते हुए कहती है लेकिन गाँव ने तो गिव अप नहीं किया था, जिस पर ग्रैंडपा कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में इतना करेज है, लेकिन अगर स्याओ फान ने वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया तो फिर उसके बाद उसने गांव को वहाँ से क्यों जाने दिया। लेकिन हम देखते हैं कि गांव इस पर कुछ भी नहीं बोलता और फिर हुआन उससे कहते हैं कि अब तो तुम स्याओ फान से हेट करते होगे। तब इस पर गांव कहता है कि हाँ, मैंने शुरुआत में उसे हेट किया था, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आया कि अगर वो यहाँ पर नहीं भी होता तब उसके बाद भी थाउजेंड पॉइजन सेक्ट और हे हुआन सेक्ट अटैक जरूर करते। तब इसकी बात सुनकर ग्रैंडपा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तो तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया था, लेकिन क्या तुम सच में यहाँ तक भी सोच सकते हो। तब इस पर गांव कहने लगता है कि मैं घोस्ट किंग सेक्ट में रहते हुए थक गया हूँ, इसलिए मैंने जब उस समय तुम्हें देखा था तो मैं किसी वजह से तुम्हें फॉलो करने लगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर तुम्हें नुकसान पहुँचाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। और इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआन उसे अपने साथ में रखने के लिए मान गई थी, जिस पर ग्रैंडपा हुआन से कहने लगता है कि वह तो फेमस डीमन सेक्ट से है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम उसे अपने साथ में रखना चाहती हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हुआन उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है, जिस पर ग्रैंडपा कहने लगता है कि वैसे तो मैंने इसे कोई बुरा चीज करते हुए नहीं सुना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो हमें फॉलो करता है तो इसमें हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं है। तब इस पर हुआन फिर से गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि कल एक वाइल्ड बोर हमारे सामने आया था, इसके बाद से कि आप तो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए थे, जबकि गांव ने ही वहाँ पर मेरी हेल्प किया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि ग्रैंडपा इसके बारे में हुआन से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता और वहीं हुआन अब गांव को अपने साथ में रखने के लिए मान गई थी।
तब गांव कहने लगता है कि अब से तुम्हें किसी भी चीज के बारे में हेजिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर कोई भी रफ काम हुआ तो तुम उसे मेरे ऊपर छोड़ देना। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि ग्रैंडपा इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और इसलिए वे फिर से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि जेंग्यू अपने मास्टर से मिलने के लिए आ गया था, लेकिन इस पर सीनियर उसे कहता है कि अभी तुम्हें कुछ समय के लिए वेट करना होगा क्योंकि अभी यहाँ पर कोई गेस्ट आए हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर डाउसवान होते हैं। तभी सीनियर उससे पूछने लगते हैं कि तुमने उस समय उसे अपने डिसेबल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तब इस पर मास्टर डाउसवान कहने लगते हैं कि उसकी सारी हरकतें बिल्कुल एक इंसान से मिलती जुलती है, इसलिए अगर मैंने उसे अपने डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया होता तो फिर मुझे लगता है कि मैं कभी भी चैन से नहीं सो पाता। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बात करते हुए मास्टर डाउसवान को खांसी आने लगती है, जिसे देखते ही सीनियर कहने लगते हैं कि अब तो 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुई है। तब इस पर मास्टर डाउसवान कहने लगते हैं कि यह तो जेट डायनासोर का काउंटर अटैक था, लेकिन मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ये इतना जल्दी स्ट्रांग होगा। तब इस पर वो सीनियर कहने लगते हैं कि अगर तुम इसी तरह से जेट डायनासोर का यूज करते रहोगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम उससे पहले ही मर जाओगे। लेकिन इस पर मास्टर डाउसवान कहते हैं कि मैंने जब तुम्हारी मदद की थी तो क्या तुम्हें याद है कि उस समय मैंने तुमसे क्या कहा था। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा नहीं जी पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ से जाने लगते हैं। तब इनको देखते ही जिंग्यू उनको ग्रीट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर डाउसवान बिना कुछ बोले ही वहां से निकल जाते हैं। तभी सीनियर उससे पूछने लगते हैं कि क्या इस बार तुम बिना किसी इंजरी के वापस आए हो। तब इस पर जिंग्यू कहता है कि आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह तो केवल माइनर इंजरी है। लेकिन फिर वो उदास होते हुए कहता है कि डेथ मार्च में जाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। तभी सीनियर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम वहाँ पर कैंग सोन से मिले थे। लेकिन इस पर जिंग्यू कहता है कि नहीं, जिसके बाद उसके सीनियर उससे पूछते हैं कि क्या तुम उसे हेट करते हो। तब इस पर जिंग्यू कहता है कि वह मेरे लिए बहुत ही काइंड रहा है, इसलिए मैं उसे अपने फादर की जगह से रिस्पेक्ट करता हूँ। जिसके बाद इसके सीनियर भी कहते हैं कि उसने गलत रास्ता चूज कर लिया। वहीं उधर हम देखते हैं कि वे तीनों आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, जहाँ पर गांव हुआन को खाने के लिए फ्रूट देता है और इसलिए हुआन उसकी तारीफ करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव इसे ग्रैंडपा को देने के लिए भी कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंडपा थोड़ा सा भाव खाने लगा था, इसलिए गांव इस फ्रूट को खुद ही खा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाफान भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही गांव की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। जबकि हुआन उसे पूछने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर हम देखते हैं कि हुआन लिटिल मंकी के साथ में खेलने लगती है और इसी के साथ साथ वो इसे फ्रूट भी खिलाने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाफान सीधे ग्रैंडपा के सामने आ गया था और वो कहता है कि मैं आपसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। तब इस पर ग्रैंडपा भी कहता है कि तुम किस चीज के बारे में पूछना चाहते हो। तब इस पर सियाफान कहता है कि हुआन के ऊपर एक फिशमैन ने अटैक करने का कोशिश किया था, क्या आपको उसके बारे में याद है। तब इसके बारे में सुनते ही हुआन कहने लगती है कि वह तो बहुत ही क्रूएल था और अगर वो सही समय पर नहीं मारा गया होता तो उसने मुझे मार दिया होता। तब इस पर सियाफान ग्रैंडपा से कहने लगता है कि आपने उस दिन कहा था कि वह साउथर्न बर्डन के किसी फॉरेन क्लैन से है। जिस पर ग्रैंडपा भी उसे कहता है कि हाँ, तुमने इसके बारे में सही सुना था। तब इस पर सियाफान बताता है कि उन्होंने मेरे लोगों के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया है और इसलिए इसके वजह से मेरे बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो ग्रैंडपा से पूछता है कि आखिरकार वे कहां से आए हैं। तब यह सुनते ही ग्रैंडपा कहने लगता है कि अगर उन्होंने तुम्हारे लोगों के ऊपर अटैक किया है तो मुझे यकीन है कि मारे गए लोगों की बॉडी बहुत ही बुरे तरीके से कटी होगी। तब इस पर सियाफान कहता है कि हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। अब इस पर ग्रैंडपा कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो यह काम जरूर ही फिश ह्यूमन क्लैन ने किया होगा, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब होते हैं। फिर वो बताने लगते हैं वे असल में एंशिएंट फिश कंट्स एंड सिमंस के डिसेंडेंट हैं, जिन्हें लोगों को मारने में बहुत ही मजा आता है और वे ऐसा यकीन करते हैं कि अगर उन्होंने बॉडी को कई टुकड़ों में काट दिया तब इसकी वजह से वे उनके सोल को भी मार देंगे। तभी इसके बारे में सुनकर सभी की हालत काफी खराब होने लगती है। जिसके बाद सियाफान करने लगता है कि वे तो बहुत ही क्रूएल हैं, लेकिन मैंने अभी तक इनके बारे में क्यों नहीं सुना। तब इस पर ग्रैंडपा कहता है कि वो साउथ वाले बॉर्डर के माउंट सिवान में रहते हैं, लेकिन जो रास्ता वहाँ के मेन लाइन को जोड़ने के लिए काम करता है वह असल में फेंगसियांग वैली के एरिया में आता है और इसलिए वे जब कभी भी वहाँ से गुजरने के लिए कोशिश करते हैं तब उनमें से ज्यादातर फेंगसियांग वैली के डिसेबल के द्वारा मार दिए जाते हैं। और मैं इसके बारे में केवल इसलिए जानता हूँ क्योंकि बचपन में मैंने माउंट सिवान का ट्रेवल किया था। तब इसके बारे में सुनकर सियाफान कहने लगता है कि आपके अनुसार अगर वहाँ से कुछ फिशमैन बाहर आते हैं तो यह बात नॉर्मल है, लेकिन अगर अचानक से वे बड़े नंबर में यहाँ पर आने लगे हैं
तब इसका सीधा मतलब है कि फेंगसियांग वैली में जरूर ही कुछ हुआ होगा। लेकिन इस पर ग्रैंडपा केवल इतना कहता है कि इसके बारे में पता लगाना तुम्हारा काम है। तब सियाओ फान इसके नजदीक आकर पूछता है कि क्या आपको एंशिएंट विच क्लैन के बारे में पता है। तब ग्रैंडपा कहता है कि मैंने सुना था कि वे हजारों साल पहले पूरी तरह से गायब हो गए थे, लेकिन असल में तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। तब सियाओ फान पूछता है कि क्या एंशिएंट विच लैंड का लेगेसी सच में गायब हो गया था। जिस पर ग्रैंडपा कहता है कि अगर केवल लेगेसी को ही खोजना चाहते हो फिर मुझे लगता है कि छोड़े गए एंशिएंट कोड किसी लोकल कल्टीवेशन सेक्ट के पास में होंगे। तब इसके बारे में जानकर सियाओ फान इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए उसे थैंक यू कहता है। लेकिन वहीं उधर हुआन नोटिस करती है कि लिटिल मंकी का इंजरी एक नए आग के जैसा है। मगर तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी वापस से सियाओ फान के पास में आ गया था। जिसके बाद सियाओ फान गाओ से पूछता है कि क्या सच में तुम इनको फॉलो करना चाहते हो। तब इस पर गाओ उसे हाँ में जवाब देता है। तब सियाओ फान कहता है कि फिर मास्टर नियान और बाकी तुम्हें खोजने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन इस पर गाओ कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि धोखा देने वाले में से सबसे पहले वही थे। तब इस पर सियाओ फान उससे केवल इतना कहता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआन भी लिटिल मंकी को गुड बाय बोलने लगती है और अब इस तरह से सियाओ फान लिटिल मंकी के साथ में वहाँ से वापस चला गया था। लेकिन तभी पीछे से जिन ग्रैंडपा से कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा जानते हो। तब उसे यहाँ पर देखते ही हुआन काफी खुश हो जाती है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम लोग को देखते हैं जो कि अभी भी सियाओ फान के बारे में सोचकर काफी उदास हो रही थी। फिर वो याद करने लगती है कि किस तरह से सालों बाद सियाओ फान से उसका सामना हुआ, जहाँ पर कि वे दोनों पहले तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देखते ही रुक गए थे। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि लू बाकी चीजों के बारे में भी याद करने लगती है, जहाँ पर सियाओ फान ने उससे पूछा था कि क्या तुम मुझे मार देना चाहती हो। तब उस पर लू ने उससे हाँ में जवाब दिया था और इसीलिए अगर तुम्हें भी मुझे मारने का चांस मिले तो तुम मुझे भी मार देना। लेकिन अब इन सारी चीजों के बारे में याद करके लू और भी ज्यादा इमोशनल होने लगती है और वो याद करने लगती है कि किस तरह से उसने सियाओ फान के ऊपर अटैक करने का कोशिश किया, जबकि उसे जख्मी देखकर सियाओ फान की आंखों से भी आंसू आने लगे थे और इसलिए उसने उसे वहाँ पर बचा भी लिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो उस वाले सीन के बारे में भी याद करने लगती है, जहाँ पर उसने सियाओ फान से कहा था कि जूनियर जिंग वापस चले आओ। लेकिन इस पर सियाओ फान ने कहा था कि मैंने तो काफी टाइम से इस नाम का यूज भी नहीं किया है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि लू को काफी गुस्सा भी आने लगा था, लेकिन इसके बाद भी वह खुद को सियाओ फान के बारे में सोचने से नहीं रोक पाती और फिर वो याद करने लगती है कि किस तरह से सियाओ फान ने उससे कहा था कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी है और इसीलिए उसे किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में याद करके लू के आंखों से भी आंसू आने लगे थे और वो इसी तरह से अभी भी सियाओ फान की एक एक बात को याद करने लगती है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। Thanks for watching.